हेलो एवरीवन। बच्चे, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एनपीओ को लेके कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एनपीओ, क्या क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कवर्स होती है, क्या क्या उस चैप्टर को रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमें आगे जाना है। आज हम क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, उससे पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कॉन्सेप्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग को लेके। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ वर्क करती है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह की डोनेशन मिलती है और उस डोनेशन के साथ कोई स्पेसिफिक पर्पस जोड़ दिया जाता है, तो वो डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम ना मान के एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है। उस डोनेशन को उस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और यू कैन से क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे कि whenever we receive donation, वो जर्नल या स्पेसिफिक है, वो सेपरेट थिंग है। जब भी हमें कोई चीज रिसीव होती है तो उसकी एंट्री करते हैं कैश टू डोनेशन। क्या करते हैं? कैश टू डोनेशन। ये चीज नोट मत करना। whenever we receive donation, हम क्या करते हैं? कैश टू डोनेशन। अगर ये डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है या जनरल पर्पस के लिए है, इसकी फर्दर ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये जनरल है तो फिर हम इसको इनकम मान लेते हैं और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते हैं, जिसकी एंट्री होती है डोनेशन अकाउंट डेबिट। हम लोगों को एंट्रीज नहीं सीखनी है, ये सब जिस कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ओके बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ तेज बोलने की। डोनेशन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वही अगर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट ना करके एक फंड बना दिया जाता है जिस पर्पस के लिए डोनेशन मिली होती है। तो जिसकी एंट्री होती है डोनेशन अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल, ये डोनेशन हमको प्राइज फंड के लिए मिली थी। किसके लिए मिली थी? प्राइज फंड के लिए। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू प्राइज फंड। ऐसे रियल लाइफ में काम करता है, रियल लाइफ में ऐसे काम करता है। फिर रूल क्या होते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग? रूल क्या होते हैं बच्चे? मैंने क्या कहा, जब भी आपको डोनेशन रिसीव होती है जनरल पर्पस के लिए, उसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देते हैं, इनकम मान लेते हैं। जब भी आपको डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होती है, मिलती है, तो उस डोनेशन को उस फंड के अंदर क्रेडिट कर देते हैं, फंड के अंदर। और फंड हमारे लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी। क्या बन जाती है? लायबिलिटी। अब रूल क्या होते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के? जनरली कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम, कोई भी फर्दर डोनेशन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं। पर अगर स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम होता है, तो वो खर्चा, वो इनकम इसी के अंदर प्लस और इसी के अंदर माइनस करते हैं। प्लस और माइनस तो इट्स एन जनरल वर्ड। अगर मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूं तो इसी के अंदर क्रेडिट करते हैं और इसी के अंदर डेबिट करते हैं। क्रेडिट जब कोई इनकम हो रही है जो फर्दर डोनेशन मिल रही है उसलिए, और एक्सपेंस हो रहे हैं तो डेबिट। जब ये सारी एडजस्टमेंट के बाद हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी गेम है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मान के चलिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इनकम, डोनेशन और एक्सपेंस, उसके बाद भी आपके पास डोनेशन का बैलेंस बच जाता है। डोनेशन का बैलेंस बचने का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस बचता है उस फंड का। तो वो क्रेडिट बैलेंस एज अ लायबिलिटी कंटिन्यू रहता है।
पर अगर आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंसेस, आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, अगर इस फंड का बैलेंस 0 हो जाएगा तो बुक से खत्म ही हो जाएगा। अगर इसका बैलेंस डेबिट हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है, डोनेशन मिली थी 1 लाख की, खर्चा कर दिया 1.5 लाख का, तो जो 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो खर्चा कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नॉर्मल एक्सपेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? नॉर्मल एक्सपेंस। जैसे कि मैं आपको एक चीज सिखाता हूं इसके अंदर, इसको नोट नहीं करना है आप लोगों को बिल्कुल भी। सबसे पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग को लेके आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाना है। स्पेसिफिक डोनेशन भी आपको 2 चीजों के लिए मिल सकती है। एक स्पेसिफिक डोनेशन मिली है फॉर मेकिंग एन एक्सपेंस, कि खर्चे करो, खर्चे करो। फॉर एग्जाम्पल मैच फंड, बच्चों का मैच ऑर्गेनाइज करवाओ। टूर्नामेंट फंड, बच्चों का टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ। प्राइजेस फंड, बच्चों को प्राइजेस डोनेट कीजिए। जैसे जैसे आप इन पे खर्चा करते हो, ये खर्चा, ये पैसे आपके खत्म होते चले जाते हैं और ये आपको लॉन्गर पीरियड के अंदर बेनिफिट नहीं देते। जबकि अगर आपको स्पेसिफिक डोनेशन मिल रही है फॉर क्रिएटिंग एन एसेट, एसेट क्रिएट करने के लिए, एसेट क्रिएट करने के लिए, तो ये डोनेशन आपकी खत्म नहीं होती है। इसके बेनिफिट, जब भी इस तरह की डोनेशन आप किसी चीज पे यूज करते हो तो वो एसेट आपको सालों साल बेनिफिट देता है। जैसे कि पेवेलियन फंड, आपने डोनेशन से पेवेलियन बनवा दिया बच्चों के लिए। बिल्डिंग फंड, बच्चों के लिए बिल्डिंग बनवा दी। तो ये डोनेशंस अगर इन पे आप खर्चा करते हो तो ये चीजें आपको सालों साल बेनिफिट देगी, सालों साल, सालों साल बेनिफिट देगी ये चीजें आपको। जबकि जैसे इन पे आप खर्चा करते हो, जैसे जैसे खर्चा करते जाओगे वैसे वैसे ये चीजें खत्म होती चली जाएगी। जबकि इधर जैसे जैसे खर्चा करोगे, जो एसेट आपका क्रिएट होगा वो एसेट आपको सालों साल बेनिफिट देगा। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। वो भी मैं आप लोगों को सिखाता हूं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग सीख रहे हैं कैसे। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, स्पेसिफिक डोनेशन जब आपको खर्चा करने के लिए मिली है, मेकिंग एन एक्सपेंस। इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूं। जैसे कि डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, किसके लिए? टूर्नामेंट के लिए आपको डोनेशन रिसीव हुई है। तो ये डोनेशन आप इस टूर्नामेंट के अलावा आप और कहीं यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गई। तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? अगर मैं बेसिक एंट्री बनाऊं, पहले तो होगी डोनेशन रिसीव की एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। फिर उस डोनेशन को टूर्नामेंट फंड में मैं क्रेडिट कर दूंगा, जिसकी एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। तो डोनेशन एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, बुक से खत्म रह गया। बुक में क्या रह गया? कैश और बैंक और टूर्नामेंट फंड, कैश और बैंक टूर्नामेंट फंड। तो इसकी मैक्सिमम एडजस्टमेंट हम कहां करते हैं? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। जैसे कि आपको कैश या बैंक बैलेंस मिला
और टूर्नामेंट फंड मिला। तो टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी हो गई, कैश एंड बैंक आपके लिए एसेट हो गया, है ना। कैश एंड बैंक क्या हो गया आपके लिए, एसेट हो गया। जनरली एक चीज और मैं तुम लोगों को बता दूं, जब भी हमें डोनेशन मिलती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो ऐसे एनजीओ क्या करते हैं, ऑल्दो हमें यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, ऐसे एनजीओ क्या करते हैं, हमेशा जब भी स्पेसिफिक डोनेशन मिलती है तो उनका जो बैंक अकाउंट होता है, जो उनका वो नॉर्मल बैंक अकाउंट चल रहा होता है, उसके अंदर उसकी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। ऐसे केस में वो सेपरेट बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें उसकी ट्रांजेक्शन करते हैं। अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में, रूटीन बैंक अकाउंट में उसकी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, स्पेसिफिक अकाउंट खोलते हैं अलग से और उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, जिससे उसका बैलेंस उसी के अंदर प्लस माइनस होता रहे, आपके रूटीन के बैलेंस को हिलाए ना। पर हमें इसके अंदर नहीं जाना है, हमें कैश और बैंक के बारे में ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करना है। अब मान के चलिए ये टूर्नामेंट हमको 6 महीने के बाद ऑर्गेनाइज करवाना था। कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद हम लोगों को ऑर्गेनाइज करवाना था। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, तो ये कैश और बैंक बैलेंस है, घर में पड़ा पड़ा तो हमें कोई फायदा देगा नहीं। इंस्टेड ऑफ घर में पड़ा पड़ा हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्ट, और वो इन्वेस्टमेंट सेफ जगह पे करेंगे, रिस्की जगह पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पैसा नहीं है, ध्यान रखना, ये बड़ी जिम्मेदारी वाला पैसा होता है। इसको सेफ जगह इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी एंट्री करेंगे, जो भी आपका फंड है, एक टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो कैश या बैंक हमारी बुक से कन्वर्ट होगी, क्या बन जाएगा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। एक साथ दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, फंड भी एग्जिस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। मैंने आपको एंट्री इसलिए सिखाई क्योंकि कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर ये फंड तो इन्वेस्ट कर दिया है, तो ये फंड तो बुक से हट जाना चाहिए। बच्चे फंड इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फंड से जो कैश आता है वो कैश इन्वेस्ट करते हैं, कैश इन्वेस्ट करते हैं। प्लीज आगे देख, फिर से समझाओ दोबारा से एक बार, दोबारा से। 6 महीने के बाद ये टूर्नामेंट होना था। अब मेरी जेब में 500 का नोट है, आपकी जेब में 2000 का नोट है, फॉर एग्जाम्पल, आप पैसे वाले लोगों सारे, ठीक है ना। आपकी जेब में 2000 रुपए का नोट है, मेरी जेब में 500 का नोट है, और हमने बचपन में सुना था कि पैसे से पैसा बनता है। या उल्टा बोलूं, मेरी जेब में 2000 का नोट है, आपकी जेब में 500 का नोट है, और हमने बचपन में सुना था कि पैसे से पैसा बनता है, और मैं आपके 2000 के नोट को यूं कर रहा हूं, क्या आपका 500 का नोट मेरी तरफ खींचा चला आएगा? नहीं आएगा। ऐसे नहीं बनता है पैसे से पैसा। पैसे से पैसा बनाने के लिए उस पैसे को आपको बिजनेस में सर्कुलेट करना पड़ता है, उस पैसे को बिजनेस में सर्कुलेट करना पड़ता है, तो पैसे से पैसा बनता है। तो हमें वो कैश और बैंक जो बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसको हम कहीं यूज नहीं कर सकते थे, स्पेसिफिक यूज के लिए थे, इसलिए जब तक वो यूसेज ना आ जाए वो पैसा हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट। और वो इन्वेस्टमेंट सेफ जगह पे होती है, जहां पे डूबने के चांस नियर नेग्लिजिबल हो। तो ऐसे केस में वो कैश और बैंक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में। अब बेसिक सा रूल है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, अगर फंड रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम होती है, तो वो एक्सपेंस, वो इनकम टूर्नामेंट फंड में ही डेबिट होगी, टूर्नामेंट फंड में ही क्रेडिट होगी। फॉर एग्जांपल, जनरली हम रेंट पे करते हैं, रेंट, तो रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम, अगर आपने टूर्नामेंट एक्सपेंस पे किया है तो उसकी एंट्री क्या होगी? टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रेंट को हमने 11th क्लास में सीखा था, P&L अकाउंट में साल के आखिरी में डेबिट कर दिया करते थे, इसकी एंट्री थी P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। पर टूर्नामेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक फंड है, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट फंड अकाउंट में डेबिट होगा, तो जिसकी एंट्री होती है टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट एक्सपेंस। अगर मैं एंट्री में लिख के दिखाऊं आप लोगों को, थोड़ी सी एंट्री में लिख के दिखाऊं, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट, फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे टूर्नामेंट फंड में, इसकी एंट्री होगी टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट एक्सपेंस।
ये एंट्रीज हम लोगों को सीखनी नहीं है, ये जस्ट फॉर नॉलेज है, कॉन्सेप्ट के लिए। तो बेसिकली टूर्नामेंट फंड का डेबिट होने का मतलब क्या होता है? टूर्नामेंट फंड क्या हो गया? माइनस। तो बेसिकली ये एंट्रीज हम लोगों को नहीं करनी है। हम तो क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस। हमें टेंशन नहीं लेनी है। सेम कोई भी टूर्नामेंट, सेम एंट्री होगी टूर्नामेंट इनकम की। सेम आपको कोई इनकम रिसीव हुई, रेंट रिसीव हुआ, तो अब 11th क्लास में एंट्री करते थे कैश टू रेंट, फिर वो रेंट P&L में क्रेडिट साइड पे जाता था, जिसकी एंट्री होती थी रेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। यहां पे क्या होगा? कैश टू रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, देन रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट फंड में क्रेडिट होगा, जिसकी एंट्री होगी रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट फंड। बेसिकली टूर्नामेंट फंड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कोई भी रिसीट्स होगी, कोई भी इनकम होगी, ऑल्सो वो इनकम इस इन्वेस्टमेंट पे भी होगी। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सीधा सीधा रूल है, अगर इस इन्वेस्टमेंट पे भी कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो इंटरेस्ट भी फंड में ही ऐड होगा। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इसी में ही ऐड होगा। इवन मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थी एक एक्रूड इंटरेस्ट की। किसकी? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो उस केस में एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट आएंगे, तो वो दोनों इफेक्ट भी बैलेंस शीट में ही आएंगे। ऐसे केस में एक्रूड इंटरेस्ट हमने बचपन में पढ़ लिया था। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है आपके लिए? एसेट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट। और ये इंटरेस्ट एक्रूड है टूर्नामेंट फंड में, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट इसी में ही ऐड होगा। सब कुछ एडजस्टमेंट यहां पर, सारी एडजस्टमेंट यहां पे A to Z। अब इसकी टोटलिंग बाहर कर देंगे। अगर ये टोटलिंग प्लस में आ रही है तो बाहर, अगर मान के चलिए फंड इतना नहीं है कि वो एक्सपेंस को एक्सीड कर पा रहा है, तो ऐसे केस में जो डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस चीज को मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन की हेल्प से भी सिखाऊंगा। अब हम करेंगे डोनेशन अगर आपको एसेट के लिए मिल रही है। किसके लिए मिल रही है? एसेट के लिए। स्पेसिफिक डोनेशन फॉर मेकिंग एन एसेट, जैसे कि बिल्डिंग फंड मिला, डोनेशन मिली फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन रिसीव की एंट्री क्या होगी? कैश टू बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देन उस डोनेशन फॉर बिल्डिंग को कहां कन्वर्ट कर देंगे? बिल्डिंग फंड में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग टू बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड भी हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। क्या होगी? लायबिलिटी। बैलेंस शीट एज एट। देखना बच्चे एक बार, इसका एक बार हम कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, समझाऊंगा 2 मिनट के बाद, क्योंकि उसके लिए मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ी सी। बिल्डिंग फंड, कितना? बिल्डिंग फंड। फॉर एग्जाम्पल आपको 8 लाख रुपीस का बिल्डिंग फंड आपको मिला। अब आपने बिल्डिंग बनाना चालू करी। अब बिल्डिंग तो ऐसा नहीं चुटकी बजाए बिल्डिंग बन गई। इट विल टेक टू टाइम। बिल्डिंग बनने में, बिल्डिंग के प्रोसेस में टाइम लगता है। मान के चलिए अभी आपकी सिर्फ 3 लाख रुपए की बिल्डिंग बनके तैयार हुई है, बाकी बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जितनी भी बिल्डिंग बनेगी वो यहां लिख देंगे बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख की बिल्डिंग बनी है, 3 लाख की, वर्क इन प्रोग्रेस, और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और सीधा सीधा रूल क्या है, अभी मैं आपको याद करवा रहा हूं 1 मिनट के लिए, फिर समझाऊंगा। जिसके भी डाउट है 1 मिनट के बाद लेंगे। बिल्डिंग फंड का सीधा सीधा रूल क्या है? जैसे जैसे बिल्डिंग बनती चली जाएगी, वैसे वैसे ये बिल्डिंग फंड
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड में चलता चला जाएगा। 3 लाख रुपए फॉर एग्जांपल माइनस, इसका रीजन अभी बता रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बनाएंगे कैपिटल फंड, हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख का आपका कैपिटल फंड था और यहाँ से ट्रांसफर हुआ है कितना, 3 लाख रुपीज। यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड 3 लाख रुपीज, 13 लाख रुपए। इसमें जनरली इनकम और एक्सपेंस को लेके कोई भी एडजस्टमेंट, गेम क्या है, ट्रांसफर करते चले जाएंगे कहां पर, बिल्डिंग फंड में। बिल्डिंग फंड में मान के चलिए नेक्स्ट ईयर आपकी 2 लाख रुपए की बिल्डिंग बनती और तैयार हो गई, तो यहाँ पे तो बिल्डिंग 5 लाख हो जाएगी। तो यहाँ से 2 लाख रुपए और माइनस होके 2 लाख रुपए कहां चले जाएंगे, कैपिटल फंड में चले जाएंगे। जैसे जैसे बिल्डिंग बनती चली जाएगी वैसे वैसे ये फंड कैपिटल फंड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसके पीछे लॉजिक अभी मैं 1 मिनट के बाद दे रहा हूं। अब इसका लॉजिक विद इन 1 मिनट, इसके लॉजिक को हम आपको समझाते हैं। इसको हम हटा रहे हैं। इसको लॉजिक देने के लिए हमें एक बार दोनों डोनेशंस को कंपेयर करना पड़ेगा। दोनों डोनेशंस को, जब हमें डोनेशन मिली है टूर्नामेंट फंड के लिए, जब हमें डोनेशन मिली है बिल्डिंग फंड के लिए, जब हमें डोनेशन मिली है टूर्नामेंट फंड के लिए, तो मान के चलिए हम सीधा एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मान के चलिए बिल्डिंग की डोनेशन मिली है फिर 3 लाख रुपए, बिल्डिंग फंड 3 लाख रुपए। अब आपने क्या किया, मान के चलिए आपका सारे का सारा खर्चा हो भी गया, टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड सारे का सारा खर्चा हो गया आपका, कोई इनकम नहीं हुई, साथ के साथ टूर्नामेंट आपका तैयार हो गया। टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3 लाख रुपए। हमारा सीधा सीधा रूल क्या है, कोई भी एक्सपेंस हम क्या कर देंगे, टूर्नामेंट फंड के अंदर डेबिट कर देंगे। तो टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट एक्सपेंस, देखिए सब कुछ आपस में खत्म हो गया। कैश एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, फंड एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, सब कट गया। क्योंकि फंड, ऐसा फंड का बेनिफिट आपको सालों साल नहीं मिलता है। जबकि बिल्डिंग फंड को लेके देखिए प्लीज, बिल्डिंग फंड को लेके देखिए प्लीज, आपको डोनेशन मिली बिल्डिंग के लिए, किसके लिए मिली, बिल्डिंग के लिए मिली थी। आपने बिल्डिंग फंड डाल दी और आपने बिल्डिंग भी बना ली, 3 लाख रुपए की पूरी बिल्डिंग बन गई। एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3 लाख रुपए, है ना। अब हमने जैसे यहाँ पे किया था, टूर्नामेंट एक्सपेंस जो डेबिट हुआ था फंड में डेबिट करके उसको खत्म कर दिया था बुक से। अब मान के चलिए बिल्डिंग फंड से बिल्डिंग तो बनी गई है, तो ये बिल्डिंग फंड तो यूज हो गया आपका। तो अब मेरे को इसकी एंट्री करनी है, बिल्डिंग फंड को बुक से हटाना है। तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा कायदे से, अगर हम इसके अकॉर्डिंग ही करें तो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। इस एंट्री का मतलब क्या होता है, एक बार बिल्डिंग डेबिट करी, एक बार बिल्डिंग क्रेडिट करी, बुक से बिल्डिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या बिल्डिंग एक्चुअली खत्म हुई, नहीं, ये सालों साल आपको बेनिफिट देगी, आपके लिए एक एसेट बन गया, एक कैपिटल एसेट बन गया, कैपिटल एसेट लंबे समय के लिए एसेट बन गया। तो ऐसे केस में तो ये बिल्डिंग फंड एक प्रकार से आप कह सकते हैं आपको कैपिटल प्रॉफिट हो गया, और इस बिल्डिंग फंड की कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना आपका बेसिकली कैपिटल फंड रह गया। चलिए क्वेश्चंस कर रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर।
एक काम करना बच्चों, सब पे क्वेश्चन नंबर 7 सबको दिखाई दे रहा है। हाउ आर द फॉलोइंग डील विद इन द अकाउंट्स ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? केस 1, केस 2, दो क्वेश्चन गिवन है आपको। सर प्राइस फंड, हाँ बेटा। सर ये पेज नंबर बता दो। बच्चे ये मेरे को पता नहीं है, एक बार ये कहीं और से लिए हुए हैं क्वेश्चंस, देख लो एक बार। ये बुक में भी है पर क्वेश्चन मुझे पता नहीं कहां पर है बुक के अंदर भी। एक सेकंड में होल्ड करो, देखता हूं सेकंड। नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एज पर न्यू बुक, पेज नंबर 1.61। हाउ आर द फॉलोइंग डील विद इन द अकाउंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? कैसे डील करेंगे? प्राइस फंड है, प्राइस अवॉर्डेड है, मैच एक्सपेंस है। मैच फंड है, केस 2 मैच फंड, मैच एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस अवॉर्डेड। दो क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चन अलग अलग है। तो फटाफट इसको लेके क्वेश्चन में बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ देखना एक बार, फिर अगले क्वेश्चन से आप खुद सॉल्व करना। प्लीज ध्यान से। एज पर न्यू बुक। सर हमें बैलेंस शीट बना। हाँ बच्चे, इसके अंदर मेनली कोशिश करते हैं बैलेंस शीट ही बनाते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट फालतू होती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाते हैं। जैसे कि आपका केस 1 है, इसमें मैच फंड दिया हुआ है, सॉरी प्राइस फंड दिया हुआ है, प्राइस पेड दिया हुआ है, मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस को लेके मैच फंड नहीं गिवन है, तो ऐसे केस में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर बनेगा। एज पर न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 10 पेज नंबर 1.61 एज पर टीएस ग्रेवर, केस 1। एक बार देख लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड छोटा सा बनेगा बिकॉज बहुत कम एडजस्टमेंट्स है। क्रेडिट, डेबिट, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, बैलेंस शीट, एड लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। जैसे कि आपको इसके अंदर प्राइस फंड दिया हुआ है, तो प्राइस फंड क्या बन जाएगा आपके लिए? लाइबिलिटी। कितना? 50,000। प्राइजेस पे दिए हुए हैं, फंड रिलेटेड एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो फंड में से माइनस प्राइजेस पेड। प्राइसेस अवॉर्ड। हाउ मच? 12,000 रुपए। 38,000 ये प्राइजेस अवॉर्डेड, एक ही बात है। फिर आपको दिया हुआ मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस आपका नॉर्मल एक्सपेंस होगा और कहां पर आएगा? इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना अमाउंट है? 15,000। कोई टोटलिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म, केस 1 खत्म। सर टोटलिंग केस क्यों 1, नहीं करते? केस 2, केस 2 के अंदर हम लोगों को फॉर्मेट तो सेम ही है, बस आइटम चेंज हो चुकी है। केस 2 आपका चालू हो जाएगा इसके अंदर आपका केस 2 सेम क्वेश्चन। आपको मैच फंड दिया हुआ है, तो अब मैच फंड क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। हाउ मच? 1 लाख। देन आपको दिया हुआ मैच एक्सपेंस एक्सपेंसेस 35, तो माइनस एक्सपेंसेस 35,000। फिर आपको दिया हुआ मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, एसेट, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड या मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट 60,000। फिर आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ मैच फंड पे।
तो ध्यान रखना ये इंटरेस्ट भी कहां पे ऐड होगा, मैच फंड में ही मैच ऐड फंड होगा। में। प्राइज इज पेड, अब प्राइज इज पेड के अगेंस्ट प्राइज फंड नहीं है तो सर ये इंटरेस्ट, सर हाँ बेटा, सर ये इंटरेस्ट एसेट में भी ऐड नहीं होगा? नहीं बच्चे एक्रूड नहीं है ना, एक्रूड होता तो एसेट में भी ऐड होता। अच्छा, और सर ये क्वेश्चन इनकम भी खत्म। तो है पर। क्या चीज है, सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये वाला? क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में 8 है, शायद आपकी बुक में जो मेरे इधर है, एक्चुअली पुरानी बुक के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट्स हैं, नई सर बुक के अकॉर्डिंग 13th है। स्क्रीनशॉट्स नहीं है। सर नई बुक में 13th है। नई बुक में 1.62 पेज पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ आर द फॉलोइंग डील विद बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स? मैच फंड 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000, मैच फंड बैंक बैलेंस। बच्चे मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी एसेट हो जाएगा, मैच फंड बैंक बैलेंस भी आपके लिए एसेट हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, मैच फंड में मैच फंड में ऐड, मैच एक्सपेंस क्या करेंगे, माइनस। मैच फंड में माइनस। फटाफट ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से, या 2 मिनट के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 एज पर टीएस ग्रेवर 2020 एडिशन, पेज नंबर 1.62। इसमें मैक्सिमम जितनी भी एडजस्टमेंट थी, कोई भी एडजस्टमेंट आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर है ही नहीं बाई चांस। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले आपको मैच फंड दिया हुआ था 80,000, मैच फंड 80,000। देन आपको दिया हुआ है मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एन एसेट, वो फंड से है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 72,000। सेम विद द मैच फंड बैंक बैलेंस, $3,500। देन आपको इंटरेस्ट हुआ मैच फंड पे, तो स्पेसिफिक इनकम है तो फंड में ऐड होगा आपका इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है आपका, 2,880। देन आपका एक्सपेंस है कितना, 3,500, 5,500, जिससे आपका मैच फंड का बैलेंस आ रहा है 77,380। और क्वेश्चन फिनिश। प्लीज ध्यान से बच्चे, ये एज पर न्यू बुक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 है, एज पर न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 14 है। यस सर। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड in the appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2020. Match expense paid during the year, so 2019, जो भी ईयर आपको चेक कर लेना एक बार। Match expense paid during the year 1,02,000. Match fund as on 31st March opening, last year closing current year का opening 24,000 रुपए। डोनेशन रिसीव हुई है 40,000 रुपए। और प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, जो आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया होगा, टिकट विकट बेच के पैसे इकट्ठे हुए हैं। साफ साफ दिख रहा मैच एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज सब बच्चे देखेंगे एक बार बोर्ड पे,
कैसे करना है सॉल्व? एज पर टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 14, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा आपका फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च आई थिंक 2020 है आपका। बैलेंस शीट as at 31st March 2020। प्लीज सबसे पहले आपको मैच फंड लिखना चाहिए ऑलवेज। लायबिलिटी साइड पे कितना मैच फंड है आपका? 24,000। देन आपको डोनेशन रिसीव हुई मैच फंड के लिए ही, तो डोनेशन भी आपने क्या किया? फंड में ऐड। फिर कुछ एक्सपेंस हुए, एक्सपेंस भी सॉरी टिकट सेल प्रोसीड हुई, कुछ सेल प्रोसीड करके टिकट विकेट बेच के पैसे इकट्ठे हुए 15,000 रुपए। तो आपका फंड कितना हो गया? 79 है। पर आपने एक्सपेंस कितना किया है? 1 लाख। सर हमने सेल प्रोसीड माइनस क्यों किया? प्लस प्लस प्लस, मैंने प्लस ही किया। सेल प्रोसीड 79 और 15 प्लस किया। आपका एक्सपेंस हुआ है 1,02,000, पर आपके पास फंड कितना था? 79। तो यहां से मैक्सिमम एक्सपेंस जो आप माइनस कर सकते हैं सिर्फ 79 कर सकते हैं, जीरो हो गया। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो अब आपका नॉर्मल एक्सपेंस माना जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। कैसे? 1,02,000 रुपए का हुआ था, 79 आपका फंड में से एडजस्ट हो गया, 23,000 आपका नॉर्मल एक्सपेंस हो गया। क्वेश्चन खत्म। चलिए, वैसे हमें 2 क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन में हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता पूरे का पूरा। सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12? आपके पास बुक भी है। How will be the following items D while preparing the final accounts of a club for the year ending 31st March 2020? प्राइस फंड 1 लाख रुपए, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। बच्चे मेरे को बताओ 10% इन्वेस्टमेंट है, 10% का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन, अच्छा 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है और एक एप्रिल को इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो साल के आखिरी में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 10,000। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, है ना? ये तो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है हमारी बात? यस सर। हाँ सर। चलिए, फिर आपको डोनेशन फॉर प्राइजेस रिसीव्ड, ये डोनेशन रिसीव हुई है, क्या करेंगे? प्लस प्राइजेस अवॉर्डेड क्या करेंगे? माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 4,500, सिर्फ 4,500 रिसीव हुआ, जबकि कितना रिसीव होना चाहिए था? 10,000 होना चाहिए था। कितना रिसीव नहीं हुआ? 5,500 वो क्या हो गया? Accrued Accrued। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12। भाई आज मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है, पढ़ लो जिसको जितना पढ़ना आज। सर मेरा ही मन कर रहा है आज पढ़ने का। 2-3 दिन के बाद पढ़ाया ना, इसलिए आज मैं 24 घंटे पढ़ा सकता हूँ नॉन स्टॉप। आज पूरे एनर्जी है। इतना नहीं पढ़ना। चलिए प्लीज ध्यान से, प्राइस फंड
लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज, 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एसेट 1 लाख रुपए, है ना। यस सर। अब आपको क्या दिया हुआ था, डोनेशन 15,000 पे प्लस डोनेशन 15,000 माइनस प्राइजेस अवॉर्डेड 17,500 रुपए प्लस इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 4,500 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 5,500 और एक्रूड इंटरेस्ट आपका एसेट भी बन जाएगा। ₹1,07,500। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है ये? हाँ जी सर। यस सर।